बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे IPP स्कैंडल के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो बनने जा रहा है। और इसकी जो तहकीकात जो हैं, उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको 2 महीनों के लिए मौखर कर दिया गया है। लेकिन कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि शायद एक पाकिस्तान के दोस्त मुल्क की जानिब से भी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो एक कातिल बैठा हुआ है, जो एक माफिया बैठा हुआ है, वो इतना ताकतवर है कि उसके जो तलक़ात जो हैं वो पड़ोसी मुल्क तक भी हैं। उसकी भी कोई रीज़न्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि ये जो कातिल माफिया है ये किस तरह से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का जो है नुकसान पहुँचाता रहा है, क्या पूरा महाजर रहा है, जो कि अपनी आज की वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आटे और चीनी का जो बहरान है उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि अगर IPP's रिपोर्ट की जो 2 महीनों के लिए मौखर की गई है, अगर मंजराम पे अगर लाया जाता है तो ये इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ये वो कातिल है पाकिस्तान में जो कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की आवाम को लूट रहा है, हुकूमत को और हुकूमती ख़जाने को लूट रहा है। तो लिहाजा इसकी बड़ी अहमियत है कि इसकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। जिन जिन लोगों ने माजी में घपले किए हैं उनको सज़ाएँ दी जाएँ, उनको कानून के कटहरे में लेकर आया जाए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएँ मिलें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के पास कितने ऑप्शंस हैं कि वो इस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी आगे जाके हम बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त आपको हम बताते हैं कि ये जो माफिया है इसने पाकिस्तान को कैसे लौटा, और हम सिर्फ एक कंपनी की बात करेंगे, मियां मनशा साहब की कंपनी के हवाले से बात करेंगे, जो कि नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। उनकी कंपनी ने ही सिर्फ किस तरह पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का चूना लगाया, इसके वो तफसीली बात करेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो IPP's के जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये वही माफिया है जो 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी इन लोगों ने माहदे किए थे। उसके बाद आसिफ ज़रदारी साहब की हुकूमत आई, वहाँ पर भी माहदे हुए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ भी माहदे हुए। और अब इमरान खान साहब की हुकूमत जब आ गई तो यहाँ पर भी जो उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर था माहदे करने का। लेकिन इमरान खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी करवा दी है, उसके बाद अब जो माफिया को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि शायद इमरान खान जो हैं वो उनके ऊपर हाथ डालने वाले हैं, उनके ऊपर जो है ना उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं मिलने वाली हैं, वो एक्सपोज होने वाले हैं। तो कुछ हमारे जो बड़े करीबी ज़राए हैं उनका कहना है कि जो कि हुकूमती लेवल के लोग हैं, उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से ये जो माफिया है ये नैब को भी तरह तरह के मैसेज भिजवा रहा है। इमरान खान साहब के तक भी मैसेज पहुँचाए गए हैं कि आप इस रिपोर्ट को बंद कर दें, आप इन फाइलों को बंद कर दें, आप इस इंक्वायरी जो हो रही है इसको आप ख़त्म कर दें। तो जैसे आप कहते हैं हम कर लेते हैं, जैसे आपकी मंशा है उसके मुताबिक हो जाएगा। और अब उनकी मंशा क्या है, हुकूमत क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, यहाँ तक तो मामला नहीं आया। बहरहाल आपको जब बताएंगे मियां मनशा साहब के जो उनके जो कारनामे थे, जो उनके करतूत थे, तो उसके बाद आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह है जो है इस मुल्क को लौटा गया। पिछले 18 साल का मामला है। 10 पावर प्लांट लगाने थे जो कि 6 तेल पर चलने वाले थे, जबकि 4 जो थे वो LNG पर चलने वाले थे। तो इसके लिए माहदे की गए। और सिर्फ एक मियां मनशा साहब नहीं है, वहाँ पर दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि IPP's में शामिल हैं, जो कि हुकूमत के साथ माहदे करते हैं। तो लेकिन सबके बारे में आपको बारी बारी हम बताएंगे आगे जाके कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि हुकूमती ऐवानों के अंदर भी बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको फ़िलहाल बताते हैं जी कि मियां मनशा साहब की कंपनी के हवाले से उसके हमने 5 से 6 पॉइंट्स हमने आपके लिए निकाले हैं, ताकि आपको बाखूबी आपको हम समझा सकें और आपको इल्म भी हो सके कि आखिरकार ये घपला होता कैसे है। मियां मनशा साहब की कंपनी ने क्या किया जी कि उन्होंने जो एक कंपनी थी वर्सेला नामी कंपनी की, उन लोगों ने मशीनरी इस्तेमाल की। और उसका जो मैनुअल था, मैनुअल आपको पता होगा कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक मैनुअल होता है जिसकी जो इंडस्ट्री के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में उसके ऊपर तमाम की तमाम मालूमात होती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें उसके ऊपर दर्ज होती हैं। तो उसको देखकर, उस ड्राइंग को देखकर जो है ना बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं, जो बहुत सारे जो इशूज़ होते हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया जी कि इन लोगों ने उस कंपनी का जो मैनुअल था, ये बाहर की कंपनी थी, इसका मैनुअल इन लोगों ने यहाँ पर मकामी तौर पर इन लोगों ने उसको प्रिंट करवाया, उसको छापा गया। और उसको छापने का मकसद क्या था? छापने का मकसद ये था कि जो उसकी लागत थी उसको बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर पेश किया गया था। बिलफर्ज इसकी मिसाल देते हैं कि अगर 1 लाख की जो चीज़ थी उसको इन लोगों ने तकरीबन कोई 1.5 लाख की चीज़ शो किया। मामला तो यहाँ पर अरबों का होता है, लेकिन मैं आपको अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए, आसानी के तौर पर बताने के लिए
कि जो कीमत थी उसको या तो डबल किया गया या डबल से कुछ कम करके उसको पेश किया गया और हुकूमत को बताया गया जी कि ये हमारा मैनुअल है और ये हमारी इसके ऊपर लागत आई है। तो इस तरीके से हुकूमत को चुना लगाया गया, क्योंकि आपको बताते चलें कि ये जो प्रोजेक्ट था IPPs का जो मामला था, इसमें 80% हुकूमत ने पे करना था और 20% जो था उस शख्स ने और उस कंपनी ने पे करना था जो कि ये प्लांट लगा रही थी। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इन लोगों ने जब ये मैनुअल छापा तो मैनुअल छापने से क्या हो गया, कीमत इन लोगों ने ज़्यादा बता दी और इन लोगों ने 80% हुकूमत से जो लेना था वो भी ले लिया और जो उससे ज़्यादा उन लोगों ने बताया हुआ था उसका अपना भी खर्चा पूरा हो गया और उसके साथ एक्स्ट्रा भी कुछ जो चीज़ें थी वो भी वहाँ से निकल आई। उसके बाद का दूसरा जो मामला है वो है जी प्लांट की कैपेसिटी पर हेर फेर किया गया जी। अब बिल फर्जी जो तेल की मकदार बताई गई थी उसके ऊपर जो अखराजात थे, जो उसकी कैपेसिटी थी कि इसने कितना यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए तेल कितना खर्च होना है, तो इन लोगों ने जो तेल की जो मकदार बताई थी उससे इन लोगों ने ज़्यादा बताया। ज़्यादा बता के क्या हुआ, हुकूमत से इन लोगों ने जब फ़ायदा हासिल किया तो वहाँ से इनको करोड़ों रुपया इनको बच गया और इस तरह इनका अपना फ़ायदा तो हो गया, मियाँ मंशा साहब का और दीगर लोगों का अपना तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जो गरीब आवाम का जो टैक्स का जो पैसा इकट्ठा होता है उसके ऊपर इन लोगों ने चूना लगा दिया और गरीब को मज़ीद गरीब से गरीब कर दिया और ख़ुद अपना जो है असासे थे उनमें इजाफा कर दिया। एक ये मामला किया गया है। अच्छा, उसके बाद ये बताया गया जी कि हुकूमत ने अखराजात और मुनाफा पाकिस्तानी करेंसी में तय किया था, लेकिन इन लोगों ने इसको क्या किया, बाद में इसको इन लोगों ने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में अगर होता तो शायद उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आती, लेकिन डॉलर में ये जो इनको कन्वर्ट करने का इनका जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि ताकि जो डॉलर की कीमतें हैं वो बढ़ती रहती हैं, जो डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो इनकी जो इनकी मकदार है पैसे की वो बढ़ती जाएगी और हुकूमत से ये लेते रहेंगे। तो लिहाजा इन लोगों ने एक ऐसी गेम की कि इन लोगों ने हुकूमत को वहाँ भी चूना लगा दिया करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, कि इन लोगों ने डॉलर में करने से आपको पता है कि डॉलर किस तरीके से वो रेज़ हुआ, किस तरीके से ऊपर गया, तो उससे क्या हुआ, कौमी ख़जाने को नुकसान हो गया और इन लोगों का जो मकसद था, इन लोगों का जो मुनाफा था वो इनको हासिल हो गया और इनको तो फ़वायद हो गए, लेकिन हुकूमत का जो ख़जाना था उसके ऊपर बोझ पड़ता गया। उसके बाद जी अखराजात निकाल कर मुनाफा 15% मिलेगा, लेकिन कंपनी में मुनाफा जो है वो 40 से 50% मुनाफा लेती रही। अब ये था कि जिन लोगों ने हुकूमत के साथ मुआहदा किया था वो मुआहदा ये था कि तमाम के तमाम अखराजात निकालने हैं और उसको निकालने के बाद क्या करना है जी, 15% मुनाफा लेना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया जी, इन लोगों ने जो है ना 40 से 50% ये मुनाफा लेते रहे, हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहे। ये कातिल जो है हुकूमत, इनके लोग भी हुकूमतों में बैठे होते हैं, इनके लोग हुकूमत में बैठे होते हैं और हुकूमत में बैठकर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इन लोगों ने 15% से डायरेक्ट 50% पे चले गए और जब इन्हें मुनाफा लिया तो इनको तो फ़ायदा हो गया, इनके पावर प्लांट तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहे, लेकिन हुकूमत का जो ख़जाना था, हुकूमत के ऊपर जो बोझ था वो बढ़ता गया और ये लोग हावी होते रहे और हुकूमत जो थी वो लेट डाउन होती रही। तो यहाँ पर भी लोगों ने इस तरीके से कपला किया। अच्छा, दूसरा ये था जी कि बिजली की प्रोडक्शन, अब बिजली की प्रोडक्शन जो हुकूमत को बताई जाती थी उसके ऊपर भी कपला किया जाता था। बिलफर्ज जब लोड शेडिंग होती थी तो जब हुकूमत IPP से कहती थी कि भाई मामला क्या है, प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही, तो वो जो प्रोडक्शन होती थी उसको ये स्टोर करके रखते थे, जो फ्यूल था उसको बचा के रखते थे और हुकूमत को जो है ना लाइम रखा जाता था कि कितनी बिजली पैदा की जा रही है, कितनी नहीं पैदा की जा रही है। गलत फिगर उनके साथ शेयर किए जाते थे। और आपको पता है कि हमारे सियासतदान भी ऐसे हैं कि जिनको शायद इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता और वो लोग इन अदादो शुमार का जो गोरख धंधा है उसमें जाए बगैर, उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती, तो वो सब सेक्रेटरीज़ और जो ब्यूरोक्रेट्स के सर के ऊपर हुकूमत कर रहे होते हैं, वजारतें कर रहे होते हैं। तो उनको यहाँ पर भी चूना लगा दिया गया कि बिजली की प्रोडक्शन कितनी है, कितनी बिजली पैदा हो रही है, कितनी बिजली पैदा नहीं हो रही, कितनी कैपेसिटी है इस सिस्टम में। यहाँ पर भी हुकूमत के साथ चूना लगाया गया, हुकूमत को चूना लगाया गया, जिससे हुकूमत का नुकसान हुआ और इस माफिया का यहाँ पर फ़ायदा हुआ। उसके बाद जो प्लांट्स की जो मशीनरी है उसकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी हुकूमत से जो है वो लाखों क्या करोड़ों रुपया जो है वहाँ पर हुकूमत से बटोरा गया और उससे अपना फ़ायदा किया गया। लेकिन जो गरीब जो था उसकी ज़िंदगी मुश्किल होती गई, हुकूमत का जो ख़जाना था उसके ऊपर बोझ डाला जाता रहा और अपने जो थे फ़वायद थे उनको हासिल किया जाता रहा। अब आप अंदाज़ा करें कि ये वो माफिया जो कि जिसने 80% हुकूमत ने इसको पे करना था, 20% इन लोगों ने देना था, लेकिन इन लोगों ने
हुकूमत से 80% भी ले लिया, और 80% लेने के बाद इन लोगों ने हुकूमत से कई गुना मज़ीद और भी ले लिया। तो इनका तो रोज़ाना इनका फ़ायदा होता रहा, इनकी जो पावर प्लांट्स में तरक्की करते रहे, लेकिन अवाम जो हुकूमत जो थी वो उसका ख़जाना जो था वो खाली होता रहा। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताते चलें कि ये जो माफिया है ये सिर्फ इस दौर में नहीं है, ये हर एक दौर में ऐसे करता रहे। और इमरान खान साहब ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट इनके ऊपर करवा दी है, उसके बाद अब इनके लिए बचने के लिए मुश्किल हो गया है। अब इनको जान के लाले पड़े हुए हैं, इनकी इज़्ज़तों का मसला बन गया है। और इमरान खान साहब को कुछ इत्तलात ये भी हैं कि बड़े उनको फ़ोन करवाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को चीन की जानिब से फ़ोन करवाए गए। असद उमर साहब और एक और मौसूफ वज़ीर हैं काबीना में, उनके ज़रिए इमरान खान साहब को ये मैसेज पहुँचाया गया कि आप ये जो कार्टेल है इसके ऊपर हाथ ना डालें। इसके बदले में वो जो कंपनीज़ हैं वो भी हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, जबकि उसके साथ साथ ये जो कार्टेल है ये भी तैयार बैठा हुआ है, ये भी मैसेज बचा के बैठा हुआ है कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं हम वैसे ही करने को तैयार हैं, जो वो कहेंगे वही होगा, और जितने रेट्स फिक्स करने हैं वो कर लें, ताकि जो है ना उनके ऊपर इनका जो पर्दा है वो चाक ना हो। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इसके ऊपर फर्दर क्या करते हैं या क्या नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2 महीने का अभी टाइम वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या जी कि अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। इमरान खान साहब के पास अब 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनको कार्रवाई करके इनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाएँ। दूसरा ये है कि इनको माफ़ कर दिया जाए। अब इमरान खान साहब अगर इनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करते हैं तो उस कार्रवाई के नतीजे में क्या होगा? कार्रवाई के नतीजे में ये होगा कि ये जो पाकिस्तान में जो माफिया सिस्टम जो है, और ख़ास करके IPPs का जो माफिया है जो कि हमेशा से ही हुकूमतों के ऊपर हावी रहा है, तो इस माफिया को आइंदा के बाद जो है ना इस हुकूमतों को जो लौटने का मौका नहीं मिलेगा। वो कभी अगर ये काम करेंगे भी अगर, तो उसको 100 बार सोचेंगे भी। और इस वक्त इमरान खान साहब के पास एक मौका ये भी है कि वो अगर उनको माफ़ कर देते हैं, तो अगर उनको माफ़ कर देते हैं तो इसके तो इनको जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ जाएंगे, नताइज भुगतना भी पड़ेंगे इमरान खान साहब को, क्योंकि वो हमेशा से ही एहतसाब की बात करते हैं, हमेशा से ही वो माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की बात करते हैं। तो उनको शायद ये बात ज़ेब देती भी नहीं है, उनको चीज़ ये ज़ेब देती भी नहीं है कि वो इस माफिया को माफ़ कर दें। तो माफ़ ना करने की सूरत में उनके पास एक और ऑप्शन ये भी है, वो ये है कि ये जो तमाम का तमाम जो IPPs के जो लोग हैं इनके साथ बैठा जाए, बैठ के इनके साथ रेट फिक्स किए जाएँ। और अगर सही तरह से अगर इनको शिकंजे में लाया जाता है, हुकूमत अगर सही तरह से प्लानिंग करके इनको शिकंजे में अगर आती है, तो उससे ये होगा कि अगर बिजली यहाँ पर अगर सस्ती पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाइल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मसाइल क्या क्या हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला बिजली का होता है। जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों का मौसम आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, घरों में भी आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ जाती है, आपका जो है पहिया जाम हो जाता है। उसकी वजह से हमेशा हुकूमतों के ऊपर प्रेशर पड़ते रहे, हुकूमतें जो है वो इन चीज़ों की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो अगर पाकिस्तान में अगर ये IPPs के जो लोग हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, अगर ये बैठ कर हुकूमत के साथ ये वायदा करती हैं कि कम नरखों पर ये बिजली हुकूमत को देंगी, इंडस्ट्रीज़ को देंगी, और अगर ये हुकूमती शराइत अगर मान लेती हैं, पाकिस्तान में अगर बिजली का मसला अगर हल हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पाकिस्तान के जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ईरान हो गया, अब जो दीगर ममालिक हैं, अब चाइना हो गया, अब वहाँ पर जो है ना पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जब पाकिस्तान मजबूत होगा माशी तौर पर, तो क्या होगा कि पाकिस्तान की जब इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान का जब निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोज़गार यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान को जो बेरोज़गारी है मुल्क में से वो ख़त्म हो जाएगी, और पाकिस्तान एशिया में जो है वो काफ़ी हद तक दीगर ममालिक से आगे जा सकता है। क्योंकि अगर दीगर जो ममालिक हैं वो हमसे आगे क्यों हैं, हमसे उनके आगे होने की वजह क्या है? उनकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो जो ममालिक हैं वहाँ पर IPPs माफिया वहाँ पर नहीं बैठा हुआ, वहाँ पर शुगर माफिया नहीं बैठा हुआ, क्योंकि वहाँ पर माफियाज़ नहीं बैठे हुए। अगर आप इन माफियाज़ को ख़त्म कर दें, अगर आप इन माफियाज़ को ख़त्म करें तो शुगर का मसला हल हो जाता है, अगर आप इन माफियाज़ को ख़त्म करें तो गंदम का मसला हल हो जाता है, अगर आप इस माफियाज़ को ख़त्म करें तो IPPs बिजली का मसला हल हो जाता है। तो बिलाखिर इमरान खान साहब को आगे जाकर इस माफिया के ख़िलाफ़ ही इनकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर इमरान खान साहब ने अगर घुटने टेक दिए तो ज़ाहिर बात है सियासी तौर पर इमरान खान साहब काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, सियासी तौर पर इमरान खान साहब की साख जो है वो बड़ी मुतासर होगी, और शायद वो जो एक ख्वाब उन्होंने लोगों को दिखाया था कि वो जो ना एहतसाब का अमल होगा, गरीब के लिए और अमीर के लिए एक अलग कानून नहीं होगा, अलग सिस्टम नहीं होगा, तो शायद
उसका भी काफ़ी इनको नुकसान हो सकता है। और पाकिस्तान की जो आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके ऊपर बड़े इसके असरात मरतब हो सकते हैं अगर इनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई की जाती है, और अगर इनके साथ अगर इनको अगर कानून के शिकंजे में लाकर अगर इनके साथ अगर काम किया जाता है, इनको अगर हुकूमत अगर पे करती है, तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो मामलात हैं। ये सिर्फ आपको एक मियाँ मनशा साहब के बारे में बताया है, और मियाँ मनशा साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनको नवाज शरीफ साहब के दौर में जितना उनको माल दिया गया, जितना ख़जाना जितने ख़जाने को उन्होंने लूटा है, अब उनको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि वो इस हुकूमत में आके कोई मायदा करें, क्योंकि उन्होंने जो अपना जो काम बनाना था, जो माल बनाना था, वो उन्होंने बना ली है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, अभी भी वो इसके अंदर मौजूद हैं। और आखिरी बात मैं करूँगा वो ये है कि इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा कि उनके अपनी सफ़ों में कितने लोग बैठे हुए हैं, IPPs माफिया बैठे हुए हैं। आप मियाँ मनशा की बात मैंने भी कर दी, कोई और भी कर लेगा, लेकिन इमरान खान साहब की सफ़ों में कितने लोग बैठे हुए हैं। नदीम बाबर साहब उनके मशीर हैं, वो भी बैठे हुए हैं इस वक्त, वो भी IPPs माफिया का हिस्सा हैं। आपके उमर अयूब साहब वो भी IPPs माफिया हैं। आपके रज़ाक दाऊद साहब वो भी